हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 36 और सेक्शन 37 को समझा था और उससे पहले के सेक्शंस को समझा था। तो हमें यह समझ आया था कि स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है और प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब इंजंक्शन और स्पेसिफिक रिलीफ में क्या डिफरेंस होता है। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब जो हाल्सवेयर ने डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि जो इंजंक्शन होता है वो एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोर्ट ऑर्डर करता है किस चीज का, टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि कुछ करने से या कुछ ना करने से जब रोका जाता है तो उसको हम इंजंक्शन बोल देते हैं। इंजंक्शन दो तरीके की बताई गई थी, या तो टेम्पररी इंजंक्शन होती है या फिर परपेचुअल इंजंक्शन होती है। टेम्पररी इंजंक्शन हमें सीपीसी के अंदर दी गई है और जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो हमें यहाँ सेक्शन 38 के अंदर दी गई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। टेम्पररी इंजंक्शन के अंदर कोर्ट का सिर्फ ऑर्डर होता है जब कोर्ट को प्राइमा फेसी सूट के दौरान ऐसा लग रहा होता है कि प्लेंटिफ को मतलब कि ऐसी इंजरीज हो सकती हैं जो कि दोबारा से सुधारी नहीं जा सकती, तो उनको रोकने के लिए कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन दे देता है सूट के दौरान। वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए होती है। लेकिन जो परपेचुअल इंजंक्शन होती है वो केस को पूरा सुनने के बाद, उसके सारे फैक्ट्स देखने के बाद, मतलब मेरिट्स देखने के बाद कोर्ट ये डिसीजन देता है फाइनली, और ये डिक्री कहलाती है। इसको एक डिक्री की तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। तो परपेचुअल इंजंक्शन यही होता है कि परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट की डिक्री होती है पूरे कोर्ट को केस को सुनने के बाद। अब जो परपेचुअल इंजंक्शन है ये हमें सेक्शन 38 के अंदर बताई गई है कि कब परपेचुअल इंजंक्शन दी जा सकती है। तो अगर हम सबसेक्शन 1 को रीड करें, आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम उसमें देखते हैं कि सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड और रेफर्ड टू बाय दिस चैप्टर, कि जो भी प्रोविजंस या फिर जो भी सेक्शंस इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं 39, 40 अभी जो आगे के सेक्शन है उनको ध्यान में रखते हुए, मतलब अगर उनमें बोला गया तो वहां नहीं, उसके अलावा अब परपेचुअल इंजंक्शन में भी ग्रांटेड, कि परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो सकती है प्लेंटिफ को टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, अभी जो ऑब्लिगेशन वर्ड है मतलब कि किसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच होने से रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन दी जा सकती है प्लेंटिफ के फेवर में। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड अगर हम देखें तो हमें ये सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर समझाया गया है। और एक तरीके से जो ऑब्लिगेशन होती है, जो भी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है उसको हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकती है, जैसे कि टॉर्ट के अंदर हो सकती है, कोई सिविल रॉन्ग किया जाता है, या फिर जैसे कि कोई ट्रस्ट के अंदर हो सकती है, या फिर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है जिसको एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो उसी को हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो उस ऑब्लिगेशन का ब्रेक ना हो, प्रिवेंट करने के लिए हम परपेचुअल इंजंक्शन दे सकते हैं एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर, जो भी उसके फेवर के अंदर है, किसके, प्लेंटिफ के फेवर में है, वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। अब ये दोनों तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेसली भी हो सकती है और इम्प्लीकेशन के थ्रू भी हो सकती है। तो ये सबसेक्शन 1 के अंदर हमें बोला गया। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 2। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है उसके अंदर कि अगर ऐसी कोई भी चीज, मतलब व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन, जब इस तरीके की ऑब्लिगेशन कौन सी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑब्लिगेशन हो जाती है, तो वहां पे कोर्ट कौन से प्रोविजंस को फॉलो करेगा, चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 के अंदर क्या दिया गया, स्पेसिफिक रिलीफ जो दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 9 से लेके सेक्शन जो 25 तक आते हैं चैप्टर 2 के अंदर, तो वो वाले जो रिलीफ्स हैं उसको फॉलो करेगा कोर्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो, कॉन्ट्रैक्ट अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो वहां पे फिर जो कोर्ट है वो उन सेक्शंस के अंदर चला जाएगा। तो सबसेक्शन 2 ये बोल देता है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है व्हेन द डिफेंडेड इन्वेड्स और थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स, की जब डिफेंडेड इन्वेड करता है या फिर थ्रेटन टू इन्वेड करता है, मतलब कि कर चुका है उसके वो जो भी चीज है, या फिर उसको धमकी दे रहा है ऐसे करने की। इन्वेड द प्लेंटिव्स राइट, कि जो भी प्लेंटिव के राइट है उसको कहां, और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसकी एंजॉयमेंट के लिए द कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन ऑन द फॉलोइंग केसेस नेमली। तो कोर्ट फिर सिर्फ इन्हीं केसेस के अंदर परमानेंट इंजंक्शन या फिर परपेचुअल इंजंक्शन देगा। अब क्या बताता है, सबसे पहले बताता है वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिव, कि जहां पे डिफेंडेंट जो है ट्रस्टी है प्लेंटिव की प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे प्लेंटिव कौन हो सकता है, को ट्रस्टीज हो सकते हैं जो दूसरे ट्रस्टीज है, अगर उनके कोई भी राइट हार्म हो रहे हैं, थ्रेटन हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर इन्वेड किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उनको खराब किया जा रहा है, या फिर जो भी बेनिफिशियरीज हैं उस ट्रस्ट के वो ट्रस्टी के ऊपर केस कर सकते हैं परपेचुअल इंजंक्शन लेने का, अगर वो किसी भी तरीके से उनके राइट के अंदर इन्वेड कर रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से जो ट्रस्टी है उसके अगेंस्ट की परपेचुअल इंजंक्शन ली जा सकती है क्लॉज ए के हिसाब से, सबसेक्शन 3 के। फिर क्लॉज बी के हिसाब से वेयर देयर एक्सिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस कॉज और लाइकली टू बी कॉज
बाय द इन्वेजन। तो वो जो राइट के अंदर जब घुसा जाएगा, मतलब वो खराब किए जाएंगे राइट, तो उसके वजह से जो डैमेजेस होंगे उनको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे इसके अंदर एग्जांपल लिया जाता है कि अगर एक्स जो है वाई और जेड के अगेंस्ट पोल्यूशन कॉज करता है, मतलब एक्स की फैक्ट्री है और वो वाई और जेड के घर में पोल्यूशन डाल रहा है, तो ये ऐसे डैमेजेस होंगे वाई और जेड को जो कि मेजर नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे वाई और जेड परपेचुअल इंजंक्शन ले लेंगे कि ये इस तरीके का पोल्यूशन ना फैलाए। तो ये क्लॉज बी के अंदर बताया गया कि जहां पे डैमेजेस मेजर नहीं हो सकते वहां पे आप परपेचुअल इंजंक्शन ले सकते हो। फिर सी बताता है द इन्वेजन ऑफ इज सच दैट द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडुक्वेट रिलीफ, कि इस तरीके का इन्वेजन होता है कि हम उसको उसके अंदर कोई भी एडुक्वेट रिलीफ अफोर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए कि ए एक टीचर है, वो 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है अपने एक लिटरेचर से, मतलब उसकी इतनी उसने बुक या फिर मटेरियल प्रिंट कर रखा है। अब वो उससे पढ़ाता है बी और सी को, जो ए टीचर है, तो वो अगर बी और सी इस तरीके का कोई एक्ट करते हैं जिसके अंदर उसकी जो भी लिटरेचर है उसको कहीं और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक ऐसा एक्ट हो रहा है जहां पे कोई भी एडुकेट रिलीफ नहीं है। तो यहाँ पे जो टीचर है अपने लिटरेचर के लिए परपेचुअल इंजंक्शन ले सकता है कि ये जो मेरा लिटरेचर है इसको प्रिंट ना किया जाए इनके द्वारा। तो इस तरीके से परपेचुअल इंजंक्शन लिया जा सकता है। फिर डी बोलता है वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, की जहां पे इंजंक्शन जरूरी हो जाता है ताकि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो मल्टीसिप्लिटी के अंदर ना हो, मल्टीप्लिटी के अंदर ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट गांव वाले या फिर कोई भी केस करते हैं कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसमें से जो रास्ता जा रहा है ये हमारा राइट टू वे है। अब ये जो है जो जिसके ऊपर केस किया गया ये क्या करता है, डिक्लेरेटरी रिलीफ ले लेता है कोर्ट से, डिक्लेयर करा लेता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब ये एक एक करके जो लोग थे जो बोल रहे थे राइट टू वे है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, से एक एक करके सूट करते, इसलिए उसने क्या किया, जो जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर सूट करने किया जाता उसने क्या किया कि परपेचुअल इंजंक्शन मान ली कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर से जो रास्ता जा रहा है ये इसको यूज ना कर पाए क्योंकि राइट टू वे इनका नहीं है। तो इस इतने सारे मल्टीसिप्लिटी को रोकने के लिए जो एक सूट किया गया वहां पे भी ऐसा चीज की जा सकती है, वहां पे भी परपेचुअल इंजंक्शन लिया जा सकता है। अब देखिए परपेचुअल इंजंक्शन लेने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस और इंप्लाइज लीगल राइट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, की एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड लीगल राइट होना चाहिए प्लेंटिफ के फेवर के अंदर। फिर सच राइट मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग वन, और वो एग्जिस्टिंग राइट होना चाहिए, ये नहीं कि वो पास्ट के अंदर राइट है या फिर फ्यूचर में आएगा, वो अभी प्रेजेंट में उसके पास उस चीज के ऊपर राइट होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं स्पेस सक्सेशन, हमने पहले भी समझा था इसको, तो स्पेस सक्सेशन में अभी उसके पास राइट है नहीं, फ्यूचर में आएगा और उसके रिगार्डिंग वो अभी से इंजंक्शन ले रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर रिविजनर होता है, रिविजनर के पास अभी प्रॉपर्टी आई नहीं है, वो अभी से ही उसके ऊपर इंजंक्शन ले रहा है, तो इस तरीके के राइट जो है वो उसके अंदर इंजंक्शन नहीं ली जा सकती। सच राइट मस्ट बी वायलेटेड और देयर शुड बी अ थ्रेटेंड इन्वेजन, की वो जो राइट है, जो लीगल राइट है उसके, उनको तोड़ा गया है, मतलब उनको किसी भी तरीके से खराब किया गया या फिर धमकी दी गई है कि ये आपके खराब की जाएंगे। और शुड फॉल विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्ट्रेनिंग प्रोविजंस, और वो रिस्ट्रेनिंग प्रोविजंस के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे सेक्शन 41 अभी हम रीड करेंगे, उसके अंदर बताया गया कि कौन सी किसके लिए आप स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पे नहीं ले सकते, मतलब किसके लिए आप इंजंक्शन नहीं ले सकते, किन चीजों के लिए। जैसे एक और एग्जांपल दूं कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को रेंट पे दी, कोई भी प्रॉपर्टी थी उसकी, और उसने उसको किसी पर्पस के लिए दी कि आप इस पर रहो या कुछ भी करो, लेकिन बी क्या करता है कि उसके ऊपर खोदना शुरू कर देता है, मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए का लीगल राइट था कि वो उस जिस पर्पस के लिए दिया उस पर्पस के लिए यूज करो, आप उस प्रॉपर्टी को खराब थोड़ा ना कर दोगे, आप उसके ऊपर खोदना थोड़ा ना शुरू कर दोगे, आपको इस चीज के राइट ही नहीं मिले। तो यहाँ पे ए के जो लीगल राइट है वो क्या हुए, खराब हुए, उनके ऊपर इन्वेजन किया गया। तो यहाँ पे जो ए है वो कोर्ट से जाके परमानेंट इंजंक्शन मांग सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी को खराब किया जा रहा है, इसको ऐसा करने से रोका जाए। तो इसी के अंदर हमें क्या मिला, परपेचुअल इंजंक्शन मिली। तो इस तरीके से परपेचुअल इंजंक्शन मिलती है। अब एक चीज हमने ये भी देखी थी, जो परपेचुअल इंजंक्शन होती है, या फिर जैसे हमने ऑब्लिगेशन टर्म समझी थी, ऑब्लिगेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकती है, कोई भी लीगल ड्यूटी हो सकती है, मतलब कोई भी लीगल ड्यूटी हो सकती है, या फिर कोई भी जैसे ट्रस्ट
के अंदर आप ले सकते हो, या फिर आपके कोई टॉर्ट के अंदर भी ले सकते हो। मतलब ऑब्लिगेशन जो वर्ड समझा था उसके अंदर जो एनफोर्सेबल बाय लॉ था, सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर जो हमें समझाया गया था जब हमने वर्ड यूज किया ऑब्लिगेशन। तो ये सेक्शन 38 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। फिर उसके बाद अगर हम आए सेक्शन 39 के ऊपर, सेक्शन 39 हमें बताता है मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में, कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होती है। मैंडेटरी इंजंक्शन को अगर हम रीड करें तो इसके अंदर बोला गया व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, कि भाई जब किसी भी ऑब्लिगेशन को ब्रीच होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस, ऐसा जरूरी हो जाता है कि परफॉर्मेंस को करने के लिए कंपेल किया जाए, उसको बोला जाए कि ऐसा कर, ऑफ सर्टेन एक्ट्स विच द कोर्ट इज कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, और कोर्ट जो है उस एक्ट को करवाने के लिए कैपेबल है, उसके पास ये पावर है कि वो उस एक्ट को एनफोर्स करवाए। द कोर्ट में इन इज डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज करके, अपने जुडिशियल माइंड को यूज करके इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कि भाई आप ये काम करिए। एंड ऑल्सो कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजाइट एक्ट्स, और जो भी रिक्विजाइट एक्ट जो भी मांगे गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा उनको कंपेल करेगी डिफेंडेंट को करने के लिए कि ये जो चीज बोल रहा है इसको करो। अब देखिए जो इंजंक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है। वैसे तो क्लासिफिकेशन देखी जाए तो हम टेम्पररी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन बोलते हैं। जो मैंडेटरी इंजंक्शन है इसके साथ हम एक और टर्म यूज करते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन पॉजिटिव होती है और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन नेगेटिव होती है। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के अंदर हम किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, वही मैंडेटरी इंजंक्शन में हम ये बोलते हैं कि जो सिचुएशन है के ऊपर वापस आया जाए। मतलब कि एक तरीके से मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर जो चीज हो चुकी है उसको वापस से उस सेम सिचुएशन के अंदर लाया जाता है, जबकि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन जब दी जाती है, एक तरीके से नेगेटिव इंजंक्शन जब दी जाती है, तो उसके अंदर उसको रोक दिया जाता है जो वो चीज कर रहा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उस प्रेस्क्रिप्शन जो होती है वो डॉक्टर के पास भी रहती है उसकी एक कॉपी। अब जो डॉक्टर है वो उस व्यक्ति को धमकी देता है कि ये जो तेरी प्रेस्क्रिप्शंस हैं, जो भी मैंने तेरे को रिटन कम्युनिकेशन दी है, इसको मैं सबके सामने पब्लिश कर दूंगा और तेरे को बदनाम कर दूंगा। अभी अपने आप में एक अलग ऑफेंस है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे अगर जो रिलीफ है, अगर जो ये व्यक्ति मांगे कोर्ट में जाके, तो ये रिलीफ मांग सकता है दोनों तरीके की, प्रोहिबिटरी भी और मैंडेटरी भी। प्रोहिबिटरी कैसे होगा कि उसको रोका जाए कि वो इस जो कम्युनिकेशन है इसको पब्लिश ना करे, किसी के सामने ना लेके जाए। अब यहीं पे वो मैंडेटरी इंजंक्शन किस तरीके से होगी कि उसको ये ऑर्डर किए जाए कि ये जो इसके पास मेरी रिटन कम्युनिकेशन, जो भी इसके पास मेरे प्रेस्क्रिप्शन थी, इसको जला दिया जाए। भाई सेम सिचुएशन के अंदर वो वापस आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन। और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के अंदर जो चीज जैसी थी उसको वैसी रोक दी गई। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं। तो ये एक तरीके से सेक्शन 39 के अंदर ही आ जाता है कि क्या होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। तो मैंडेटरी इंजंक्शन हमने समझा। फिर इसके बाद सेक्शन 40 के अंदर डैमेजेस इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे मतलब सेक्शन 39 को हमने समझा। तो सेक्शन 39 के अंदर एक तरीके से ये भी देखा जाएगा कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी वो लीगल ऑब्लिगेशन थी या नहीं थी। जैसे हमने सेक्शन इससे पहले 38 के अंदर समझा कि लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन देखी जाएगी। फिर सेक्शन 40 के ऊपर आते हैं हम, डैमेजेस इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। की डैमेजेस क्या दिए जा रहे हैं, या तो बदले में दिए जा रहे हैं या फिर एडिशन में दिए जा रहे हैं इंजंक्शन के। या तो इंजंक्शन तो मिलेगी, एडिशन में डैमेजेस भी मिलेंगे, या फिर डैमेजेस के या फिर इंजंक्शन के बदले डैमेजेस मिलेंगे। तो क्या बोलते हैं, द प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर द परपेचुअल इंजंक्शन, की जब प्लेंटिफ के द्वारा परपेचुअल इंजंक्शन का सूट किया जाता है अंडर सेक्शन 38, या फिर मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट किया जाता है अंडर सेक्शन 39, मे क्लेम डैमेजेस आइदर इन एडिशन टू। तो वो क्या कर सकता है कि वो तो जो रिलीफ मांग रहा है वो तो मांग ही रहा है, तो वो क्या रिलीफ मांग सकता है कि जो प्लेंटिफ है कि या तो उसको एडिशन के अंदर, अगर आप ये इंजंक्शन दोगे तो एडिशन के अंदर उसको डैमेजेस भी दीजिए, और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर सच इंजंक्शन एंड द कोर्ट मे थिंक फिट अवॉर्ड सच डैमेजेस। या फिर वो बोल सकता है कि इसके सब्स्टिट्यूशन में दीजिए, मतलब इसके बदले अगर आप मेरे को इंजंक्शन नहीं देंगे परपेचुअल या फिर मैंडेटरी, तो आप मेरे को डैमेजेस दे दिए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो एडिशन में मांगा जा सकता है या फिर सब्स्टिट्यूशन में मांगा जा सकता है। फिर कोर्ट देखेगा, कोर्ट को जो ठीक लगेगा कि दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, कोर्ट उस हिसाब से दे देगा।
फिर सब सेक्शन 2 बोलता है नो रिलीफ फॉर डैमेजेस शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम सच रिलीफ इन हिज प्लेन, कि इस तरीके के डैमेजेस कोर्ट के द्वारा नहीं दिए जाएंगे अगर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के अंदर ये रिलीफ नहीं मांगा है। अगर उसने डैमेजेस नहीं मांगे तो कोर्ट अपने आप ये डैमेजेस नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे प्रोविजो दिया गया है प्रोवाइडेड दैट वेयर नो सच डैमेजेस हैव बीन क्लेम्ड इन द प्लेंट, अगर इस तरीके के कोई भी डैमेजेस प्लेंट के अंदर नहीं मांगे गए प्लेंटिफ के द्वारा, द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, तो किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे वो किसी भी स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग पहुंची हुई है, अलाउ द प्लेंटिफ टू अमेंड द प्लेन, तो वो इसको अलाउ कर सकते हैं कि आप अपनी प्लेन को अमेंड कर लीजिए। 617 की एप्लीकेशन होती है सीपीसी के अंदर, ऑन सच टर्म्स एज बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम, कि उस इस टर्म्स के ऊपर कि बस आपके जो क्लेम है ना ये और ऐड हो जाए, जो डैमेजेस हैं वो और ऐड हो जाए। और सबसेक्शन 3 बोलता है द डिसमिसल ऑफ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ शैल बार हिज राइट टू sue फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच, कि अगर जो प्लेंटिफ है उसका सूट अगर डिसमिस हो जाता है उस एप्लीकेशन उस ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट करने से, तो जो उसका राइट है डैमेजेस मांगने का वो भी खत्म हो जाएगा। तो यही हमें सेक्शन 40 के अंदर बताया गया। फिर सेक्शन 41 को देखें तो सेक्शन 41 हमें बताता है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज, कि कब इंजंक्शन नहीं दी जाएंगी। जब हमने सेक्शन 38 पढ़ा था तो उसने बोला था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि ये चैप्टर में जहां पे मना किया गया उसके हिसाब से, अदरवाइज आप सेक्शन 38 के अंदर रिलीफ मांग सकते हो। अब सेक्शन 41 के अंदर बताया गया कि किस जगह पे इंजंक्शन नहीं मिलेगी। तो इंजंक्शन कहां पे नहीं मिलेगी, इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, पहली चीज, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent the multiplicity of proceeding, कि किसी भी व्यक्ति को आप जुडिशियल प्रोसीडिंग कर मतलब प्रोसिक्यूट करने से किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जहां पे इंजंक्शन का सूट पेंडिंग है या फिर जहां पे इंजंक्शन का सूट मांगा जा सकता है। हाँ, अगर वो मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए तो फिर आप वहां रोक सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति है वो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर से रास्ता बनाया जा रहा है, लोग यूज कर रहे हैं और फिर क्लेम कर रहे हैं राइट टू वे, तो उसने जो है जो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी को यूज किया था पहले डिक्लेरेटरी रिलीफ ले लिया, उसके बाद अब वो इंजंक्शन अप्लाई कर रहा है कि भाई इन सबको रोका जाए कि मेरी प्रॉपर्टी का यूज ना करें। तो यहाँ पे अब एक एक बंदा उसके ऊपर सूट ना करे, तो यहाँ पे मल्टीसिप्लिटी को रोकने के लिए उनको रोका जा सकता है कि एक ही सूट के अंदर सबकी जो रिलीफ है सबको दे दिया जाएगा। तो मल्टीसिप्लिटी के लिए रोका जा सकता है, अदरवाइज नहीं रोका जा सकता किसी को सूट करने से। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम व्हिच द इंजंक्शन इज सॉट, कि किसी भी कोर्ट के अंदर जो सबऑर्डिनेट नहीं है उस कोर्ट के, तो वहां पे भी आप नहीं रोक सकते किसी भी व्यक्ति को सूट करने से। तीसरी चीज, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, आप किसी भी व्यक्ति को किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर अप्लाई ना कर सके। चौथी चीज, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर, किसी क्रिमिनल मैटर के अंदर भी आप किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते, आप उसके ऊपर इंजंक्शन नहीं लगा सकते कि आप कोई भी क्रिमिनल सूट मेरे ऊपर नहीं करोगे, इस तरीके का रिलीफ आप नहीं मांग सकते। अगर ऐसा मांगा जाएगा तो वहां पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी, ये हो गया। फिर टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच करने से रोकने के लिए आप इंजंक्शन नहीं मांग सकते। द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, जिसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं की जा सकती। फिर टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस, कि आप कोर्ट से जाके ये इंजंक्शन मांग रहे हो कि ये न्यूसेंस के बेसिस पे मुझे इंजंक्शन दे दी जाए, लेकिन कोर्ट को ये क्लियर नहीं है कि क्या ये न्यूसेंस है या नहीं है, तो इस जगह पे कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। टू प्रिवेंट a continuing breach in which the plaintiff is accused, कि कोई भी ऐसा ब्रीच को रोकने के लिए जहां पे जो प्लेंटिफ वो खुद ही एक्विजिशन है, तो वहां पे ये नहीं दिया जाएगा इंजंक्शन। फिर ये ऐड किया गया HA, यहाँ पे बोला गया पहले H जो है, when equally efficacious relief can certainly be obtained by other usual mode of proceeding except in case of breach of trust, कि कोई और रिलीफ मांगा जा सकता है, इंजंक्शन क्यों मांग रहे हो, ट्रस्ट को छोड़ के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छोड़ के, तो उस जगह पे जहां पे कोई और रिलीफ अवेलेबल है तो वहां पे फिर इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। इफ इट वुड इंपीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये ऐड किया गया था 2018 के अंदर HA को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं पे भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा जहां पे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को के अंदर कंप्लीट करने में देरी होगी, उससे डिले होगा,
और इन्फ्रेंट विद एन कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट फैसिलिटी रिलेटेड टू और सर्विसेज बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच प्रोजेक्ट, तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है, कोई भी चीज है, तो उनको नई इंजंक्शन दी जाएगी। When the conduct of the plaintiff or his agents has been such as to disentitle him to be assistance of the court, की जो plaintiff है या फिर जो उसके agents है उनका खुद का ही conduct ऐसा है कि कोर्ट जो है उनको इंजंक्शन नहीं देगा। और when the plaintiff has no personal interest in the matter, की जो उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्यों इंजंक्शन मांग रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जहां पे उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा वहां पे भी कोर्ट उसको इंजंक्शन नहीं देगा। फिर सेक्शन 42 के अंदर बताया गया इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, कि नेगेटिव एग्रीमेंट के अंदर मतलब मान लीजिए कि दो तरीके के एग्रीमेंट हुए हुए हैं, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक ही उसके अंदर, तो अगर दोनों सेपरेट हो सकते हैं तो फिर कोर्ट ये बोल सकता है कि नेगेटिव एग्रीमेंट को आप करिए। जैसे अभी इसको पढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41, जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 41 का क्लॉज ई, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट, की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या क्या चीजें उसके अंदर, एक तो अफर्मेटिव एग्रीमेंट है टू डू सर्टेन एक्ट, अफर्मेटिव एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि कुछ काम करने के लिए बोला जाएगा, कपल्ड विद नेगेटिव एग्रीमेंट, और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ नेगेटिव एग्रीमेंट है जिसके अंदर उसको कुछ करने से मना किया जाएगा, नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, द सर्कमस्टांसेस दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट, लेकिन जो उसके अंदर अफर्मेटिव एग्रीमेंट है कोर्ट किसी भी तरीके से काबिल नहीं हो पा रहा कि वो उस व्यक्ति को वो अफर्मेटिव एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सके, कि बोले कि तू ये काम कर, लेकिन shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement, लेकिन ये चीज कोर्ट को इस चीज से नहीं रोक देगी कि जो उसके अंदर नेगेटिव एग्रीमेंट है, जो चीज के लिए उसको रोकना है वो भी अब कोर्ट ना दे सके। तो इसके अंदर मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है उससे कोर्ट नहीं देगा, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है उसके लिए कोर्ट उसको एनफोर्स कर देगा, उसके लिए इंजंक्शन दे देगा, उसके लिए उस व्यक्ति को रोक देगा कि तू ये एक्ट मत कर, provided that the plaintiff has not failed to perform the contract so far is binding on him, लेकिन ये जरूरी है कि जो प्लेंटिव का पार्ट था जो उसने करना था वो उसने कर दिया हो। तो यही हमें सेक्शन 42 के अंदर बताया गया, तो हमने सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 42 को समझ लिया और यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खत्म हो गया।